हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर सीरीज़ सितंबर पार्ट 1। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ उसमें सितंबर महीने का पार्ट 1 हम यहाँ पर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया कि पिछले साल भी नबार्ड ग्रेड ए 2021 में 40 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने डिलीवर किया, और इस साल भी हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी और हमारी मेहनत के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम यहाँ पर डिलीवर करें। नबार्ड ग्रेड ए फेज़ 2 एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन, ऐसे ही टेस्ट सीरीज़, MCQ बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप जाके जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूज़ भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जो G7 ग्रुप का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बिलोंग टू द G7 ग्रुप? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान या फिर इंडिया। तो स्टूडेंट्स, दिए गए ऑप्शन में से G7 का जो पार्ट नहीं है उस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया असल में G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊं तो G20, G8 और G7 ये 3 ग्रुप्स है। इसमें से G8 फंक्शनल नहीं है, G8 काम नहीं करता। ठीक है, G7 और G20 ही काम करते हैं। G7 में कंट्रीज कौन सी है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। ठीक है, तो G7 1975 में बनाया गया था। कंसेप्ट ये था दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकॉनमीज। आगे जाके इन्होंने रशिया को भी इनवाइट किया कि आप भी आ जाओ और G8 बना लेते। फिर रशिया ऐड भी हुआ, पर 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पे पहली बार अटैक किया था, क्राइमिया जब छीना था, तो उसके बाद G7 बहुत नाराज हो गया, रशिया को बाहर निकाल दिया, G8 खत्म हो गया। फिर 1999 में इन्होंने बनाया था G20। उसमें इन्होंने सोचा कि सिर्फ 7 कंट्रीज की इकॉनमी से तो दुनिया की इकॉनमी कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन्होंने और कंट्रीज को मेंबर बना लिया, जैसे टर्की, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज को इन्होंने साथ में जोड़ा। तो ये सारी कंट्रीज को मिलाओगे तो जाके बनता है G20। ठीक है, और इंडिया G20 का मेंबर है, G7 के मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, और हाँ, अगले साल 2023 में इंडिया G20 के समिट को होस्ट भी करेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स डे या शिक्षक दिवस रिसेंटली हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। किस डेट को? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 5 सितंबर? तो स्टूडेंट्स, हर साल 5 सितंबर को हमारी कंट्री में हम लोग टीचर्स डे या शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल टीचर्स डे होता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारी कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट। इनकी टर्म थी एज वाइस प्रेसिडेंट 52 से 62। फिर उसके बाद बने हमारी कंट्री के दूसरे प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके अलावा ये एक टीचर थे, एक स्कॉलर थे, एक डिप्लोमेट थे, बहुत सारे रोल इन्होंने निभाए। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया नेवल इंसाइन या फिर इंसिग्निया, जो एक तरह से आप कह लो फ्लैग है इंडियन नेवी का, तो एक नया फ्लैग इंडियन नेवी के लिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिलीज करवाया है। आपसे पूछा रहे जो नया इंसाइन है, इसमें जो नेशनल एम्बलम है उसके आसपास कौन सी शेप बनाई गई है? क्या ऑरेंज कलर का हेक्सागन है, ब्लू कलर का ऑक्टागन है, व्हाइट कलर का ऑक्टागन है, या ग्रीन कलर का हेक्सागन है? तो आपको पता है ऑक्टागन 8 साइड, हेक्सागन 6 साइड। ठीक है, तो असल में स्टूडेंट्स इस फ्लैग में एक ब्लू कलर का ऑक्टागन यूज किया गया, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये है ऑक्टागन। तो अगर आप देखो हुआ क्या यहाँ पर, असल में किया ये गया है कि पहले ना नेवी का जो फ्लैग होता था उसमें एक क्रॉस होता था, सेंट जॉर्जेस क्रॉस, जो हमारे लिए किसी काम का नहीं, हो तो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, बाद में हमारे फ्लैग में वो रह गया। अब गवर्नमेंट ने उसको पूरा निकाल दिया। वैसे तो 2001 में भी अटेम्प्ट किया गया था उसको निकालने का, पर बाद में फिर सरकार चेंज हो गई, क्रॉस फिर से वापस आ गया। अब यहाँ पर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, तो अब नेवी का नया साइन ये होगा। ठीक है, नया फ्लैग इंडियन नेवी इसको यूज़ करेगी, ऐसा एक फ्लैग दिखेगा आपको, और यहाँ से यहाँ और इस तरह से। ठीक है, हाँ, इस तरह से। तो अगर आप देखो ये ब्लू ऑक्टागन के बीच में बनाया गया है, जो नेशनल एम्बलम है आप देख सकते हो, उसके बीच नीचे नेवी का जो साइन है वो बनाया गया है। और ये ब्लू ऑक्टागन इंस्पायर्ड है फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको बोला था फादर ऑफ इंडियन नेवी की। 17th सेंचुरी में उन्होंने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पहली बार नेवी दी थी। ठीक है, आई होप आप इंपॉर्टेंट समझे यहाँ पर। क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक $3 बिलियन का लोन, या फिर जिसको बेल आउट पैकेज बुलाते हैं, तो IMF ज्यादातर बेल आउट पैकेज देता है। $3 बिलियन हो गए, कुछ 24,000 करोड़। इतने पैसे IMF किस कंट्री को देना चाहता है? ये इकोनॉमिक क्राइसिस
थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस फैल गया उस कंट्री में उसको थोड़ा ईज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये बांग्लादेश को मदद करना चाहते हैं, नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को? देखो प्रॉब्लम तो इन सब कंट्रीज में चल रही है, पर सबसे सीरियस प्रॉब्लम है श्रीलंका में। श्रीलंका को ही ये मदद करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आईएमएफ के जो चीफ है कृष्णा जजाविया, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया कि हम $3 बिलियन का यहाँ पर एक बेल आउट पैकेज देंगे श्रीलंका को, थोड़ी मदद करें श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने की कोशिश की जाएगी। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, $3 बिलियन बहुत कम है, इनको कम से कम भी तो 10 से 15 बिलियन डॉलर लगेंगे पूरा ठीक होने में। इससे ज़्यादा की मदद तो हम ही ने इनकी कर दी पिछले जो 4 महीने में फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो चाहे इंडिया ने यहाँ पर एक तरह से पैसे नहीं दिए, हमने और तरह की बहुत मदद करी, तो आईएमएफ को भी और सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सी स्टेट की सरकार है जिसने एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? समर्थ। ई गवर्नेंस होता है जब सरकार अपनी सर्विसेज आपको ऑनलाइन दे, तो समर्थ प्लेटफॉर्म पे आपको इस पर्टिकुलर स्टेट में टीचिंग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, सैलरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। क्या यूपी सरकार का इनिशिएटिव है, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, जो टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सैलरीज वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, सब कुछ इसी एक पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो राजपथ, आपको पता है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो सड़क है राजपथ, और आसपास का जो सेंट्रल विस्टा पूरा एरिया ना, इसका नाम चेंज किया जाएगा। आपसे पूछा रहा है नया नाम क्या रखा जाएगा, तो नया नाम कर्तव्य पथ, अग्निपथ, राम सेतु या अहिंसा पथ? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, तो नया नाम असल में इस रोड का होगा कर्तव्य पथ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये है कि राजपथ आज भी हम असल में जो किंग्स वे ब्रिटिशर्स के टाइम पे नाम यूज़ करते थे वही यूज़ कर रहे हैं, जो गलत चीज़ है उसको हटाना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर नया नाम दे दिया कर्तव्य पथ। और आपको पता भी होगा 8 तारीख को 8 की शाम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कि अब कर्तव्य पथ में जो रेनोवेशन का काम हो, उसके बाद आसपास के लॉन्स वगैरह कैसे देखेंगे, इंडिया गेट के जो बिल्कुल बगल में एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई, वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ने 8 की शाम को इनॉग्रेट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको रिसेंटली एक टाइटल दिया गया है ऑनररी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी? तो ये टाइटल दिया है नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। तो विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में किनको बोला है कि आप, मतलब किनको एक टाइटल दिया है नेपाल की आर्मी के ऑनररी, मतलब ऑनररी जनरल मतलब रिस्पेक्ट है ये, सिर्फ कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको ऑफिशियली काम दिया जा रहा है। क्या जनरल बिपिन रावत को दिया, जनरल मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवणे या फिर दलबीर सिंह साह? देखो बिपिन रावत हमारी कंट्री के आर्मी के चीफ से सीडीएस बने और पिछले साल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ होगी। मनोज पांडे इस टाइम पे आर्मी के चीफ है, मनोज मुकुंद नरवणे पुराने आर्मी के चीफ, दलबीर सिंह सुहाग भी पुराने आर्मी के चीफ। तो सेंस बिल्कुल आपको पता है कि आंसर की बनती है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यह है जनरल मनोज पांडे, और जो नेपाल के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर मनोज पांडे जी को ऑनररी रैंक दे रहे हैं ऑफ द नेपालीज आर्मी। तो ये ना एक ट्रेडिशन है इंडिया नेपाल के बीच में, हमारी कंट्री के जो आर्मी के जनरल उनको नेपाल अपनी आर्मी के जनरल को ऑनररी रैंक देता है, उनके आर्मी के जनरल को हमारी कंट्री की तरफ से एक ऑनररी रैंक दिया था। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ये रैंक बिल्कुल देती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी, अपग्रेडेशन की जाएगी कुछ स्कूल्स की। ये स्कीम को बुलाया जा रहा है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आपसे पूछा रहा है कितने स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, 14,500, 15,500, 16,500 या 20,500? तो कितने स्कूल्स को यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा अंडर पीएम श्री? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 14,500। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर हमारी कंट्री के स्कूल्स में, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, मतलब मल्टीपल लेवल पे स्कूल्स होंगे, इनको अपग्रेड करने का प्लान है और 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ना, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो स्कीम्स ना 2 तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें क्या होता है पैसा और इम्प्लीमेंटेशन सेंटर सरकार की होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, पैसे का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी हिस्सा स्टेट्स को देना होता है, इम्प्लीमेंटेशन को भी स्टेट्स करती है। तो जैसे इस स्कीम में जो 27,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट लगेगी, उसमें से 18,000 करोड़ के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी यहाँ स्टेट्स को खर्च करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एक अवार्ड अनाउंस किया गया, रैमन मैगसेसे अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। आपसे पूछा रहे जो रैमन मैगसेसे अवार्ड है, दुनिया के किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर ये अवार्ड्स को बनाया गया? तो रैमन मैगसेसे किस कंट्री के पुराने प्रेसिडेंट थे? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ताइवान?
इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है फिलीपींस। तो रैमन मैगसेसे असल में फिलीपींस के पुराने प्रेसिडेंट थे और उन्हीं के नाम पर इन अवार्ड्स को शुरू किया गया है। इस साल 64th रैमन मैगसेसे अवार्ड दिए गए। किन किन को ये मिले उनका यहाँ पर विनर्स का नाम लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो किस फील्ड में दिए जाते हैं? आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, से बहुत सारी फील्ड है जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। रिसेंटली अवार्ड्स अनाउंस किए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज की क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हम लोग इस तरह से जो सीरीज चलाएंगे ना पार्ट वाइज, ये हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते रहेंगे मैं आपके लिए क्वेश्चंस न्यूज़ कवर करता रहूँगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।